मैं जब पैदा हुई तो मेरी माँ ने सिर्फ आंखों में आंसू लिए मुझे देखा था और मेरे बाप ने मुंह मोड़ लिया था। वो चेहरा जो हर बाप पहली बार देखकर खुशी से जगमगा उठता है, मेरे बाप के लिए शर्मिंदगी बन गया। मेरी माँ की आंखों में हैरत नहीं, खौफ था। जैसे वो पहले से जानती हूँ कि मेरी पैदाइश उसकी जिंदगी में और कितनी नफरतों का दर खोलने जा रही है। मेरी माँ सांवली थी, लेकिन मैं उससे भी कहीं ज्यादा काली पैदा हुई। वो कहते हैं ना कि कुछ बच्चे अपने साथ रहमत लेकर आते हैं, कुछ नहुसत का बोझ समझे जाते हैं। मुझे देखकर मेरे बाप ने माँ पर बरसना शुरू कर दिया था। अपने जैसी काली पैदा की है, शर्म नहीं आई? मैं तो कुछ समझने के काबिल भी न थी, लेकिन मेरी जिंदगी के पहले अल्फाज मेरे लिए एक इम्तिहान बन चुके थे। माँ खामोश रही। उसने आंखें झुका ली, जैसे वो रंगत की सजा सुनने की आती हो। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी का तमाशा है। मेरे बाप का कारोबार था, लेकिन तालीम नहीं। अम्मा पढ़ी लिखी थी, खुददार थी, लेकिन सामने रंगत उसके वजूद पर जैसे धब्बा समझा जाता। अम्मी की शादी भी अब्बू की मर्जी से नहीं, दादी की जिद से हुई थी। उन्होंने कहा था, अगर जुलेखा से शादी नहीं की तो जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे बाप ने जायदाद की लालच में हाँ कर दी, लेकिन कभी दिल से उस रिश्ते को कबूल नहीं किया। जब मैं जरा होश संभालने लगी तो सब कुछ कानों में पड़ने लगा। दादी, फूफू, चचा सब कहते, ये तो माँ से भी काली निकली है, बिल्कुल नहुसत का पुतला। कजन्स भी मेरा मजाक बनाते। एक दिन मेरी कजन निदा ने कहा, हुरिया, तेरे बाप ने तुझे देखकर माँ को छोड़ दिया था, तो जैसी बच्ची हो तो बाप क्यों वापस आए? मैं चुप कर माँ से पूछती, अम्मा, क्या वाकई मेरी वजह से अबू चले गए? अम्मा खामोश रहती। उसकी आंखों में वो जवाब होता जो जुबान नहीं दे पाती। माँ का सकूत चीखों से बुलंद था। मैं समझ जाती, मेरे वजूद का हर दिन अम्मा के लिए सजा था। मेरे बाप ने मुझे कभी गोद में नहीं उठाया, कभी मेरी आंखों में झांक कर वो शफकत नहीं दी जिसका हर बच्चा हकदार होता है। वो शहर चले गए और सना की दूसरी शादी कर ली। हम दादा दादी के साथ रहते थे, लेकिन वो भी वक्त के साथ चले गए। दादा की जमीन का ठेका आता तो गुजारा होता, लेकिन जब वो भी खत्म हुआ तो अम्मा ने घर पर बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे मेरी तरफ देखकर हंसते और माँ का दिल कटने लगता। एक दिन अम्मा बोली, हुरिया, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने पूछा, क्यों अम्मा? तो माँ ने सिर्फ मेरे बालों पर हाथ फेरा और कहा, तू कुछ ज्यादा सुनने लग गई है। बस मैं समझ गई हूँ। माँ ने फिर सिलाई शुरू कर दी। अमीर घरों के कपड़े लेती, सिलाई करती और हम दोनों का पेट पालती। अम्मा सिलाई मशीन पर बैठी रहती और मैं कोने में बैठकर उसे देखती रहती। मुझे लगता था कि वो सिलाई नहीं कर रही, अपनी तकदीर को हर रोज पेबंद लगा रही है। मैं स्कूल जाती, लेकिन वहां भी वही तमाशा, काली काली काली, जैसे मेरा नाम ही कोई तस्हीक हो। एक दिन लड़कियों ने मेरा बस्ता छीन कर कहा, तेरा चेहरा देखकर तो हमारा दिन भी खराब हो जाता है। मैं रोती हुई घर आई। अम्मा से कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अम्मा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, पढ़ाई तेरे लिए हथियार है, तू हार नहीं सकती हुरिया, ना तू ना मैं। माँ की ये बात मैंने दिल में बिठा ली। मैं पढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। दिल जख्मी होता रहा, लेकिन अक्ल तेज होती गई। बचपन मेरी सांसों से ज्यादा कड़वी बातों से भरा था। मैंने माँ की झुकी कमर देखी थी, उसके आंसू देखे थे, उसके वो लम्हे देखे थे जब वो रात गए सिलाई करके थक कर कुर्सी पर ही सो जाती थी। वो मेरी माँ थी और मैं उसकी बेटी, दोनों काली, दोनों कमजोर समझे जाने वाले, लेकिन अंदर से फौलाद। जब सबने मुंह मोड़ लिया, मेरी माँ ने मुझे सिखाया, हुरिया, असल खूबसूरती वो है जो दिखाई नहीं देती, जो दिल में छुपी होती है। और मैंने वो खूबसूरती अपनी माँ से सीखी। जब मैंने माँ की बात मानकर दोबारा स्कूल जाना शुरू किया तो खुद को किसी जंग में भेजने जैसा लगता था। हर दिन एक नया बार, नई बात, नई हंसी। पहली जमात से लेकर हर अगले दर्जे तक मेरे साथ सिर्फ किताबें नहीं, ताने भी बढ़ते गए। एक दिन जब मैं पहली बार स्कूल के फंक्शन में हिस्सा लेने लगी तो मेरी खुशी जल्द ही मिट्टी में मिल गई। ड्रामे के लिए मुझे सिर्फ दरख्ता रोल दिया गया, वो भी बगैर किसी मुकालमे के। मैंने मिस से पूछा, मैडम, मैं कुछ बोल सकती हूँ? मिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी शक्ल ऐसी है, बस साइलेंट रोल ही अच्छा लगेगा तुम पर। उसी शाम घर आकर मैं खामोशी से बैठ गई। माँ ने पूछा, क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने कहा, अम्मा, सब कहते हैं कि मैं काली हूँ, कुछ भी नहीं बन सकती। अम्मा ने थोड़ी देर खामोशी के बाद कहा, अगर रंग से इंसान की कदर होती तो कोयले को कोई ना चुनता, लेकिन सोना भी उसी से निकलता है। सोना बनो हुरिया। मैंने अम्मा की बात को दिल में बिठा लिया, लेकिन ये बातें जल्दी दिल से नहीं जाती। एक दिन असेंबली में सबके सामने मेरे जूते फट गए। पीछे से एक लड़की ने जोर से कहा, ये तो काली भी है और गरीब भी, क्या करेगी जिंदगी में? सब हंसने लगे। मैं सिर झुकाए खड़ी रही। कभी मेरा लंच चोरी हो जाता, कभी मेरी कॉपियां गुम कर दी जाती। मैं शिकायत करती तो टीचर कहती, तुम तो वैसे ही थोड़ी अजीब हो, तुम्हें यही कोई समझ नहीं पाता। अजीब सिर्फ इसलिए कि मेरी रंगत अलग थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसने मुझे खुद पर यकीन दिया। 5वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नतीजे आए।
मैं क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाई थी। टीचर ने मेरा नाम पुकारा और मैंने जैसे ख्वाब में कदम बढ़ाए। पूरी क्लास सन्नाटे में थी। वही लड़कियां जो रोज मेरा मजाक उड़ाती थीं हैरानी से मुझे देख रही थी। लेकिन जैसे ही मैं अपनी कॉपी लेकर वापस जा रही थी, पीछे से किसी ने आहिस्ता से कहा, नंबर से क्या होता है, शक्ल तो वही है ना इसकी। मैंने पलटकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखों में आंखें डालकर देखा। ये पहली बार था जब मैंने नजरें नहीं चुराई। माँ को बताया तो वो बहुत खुश हुई। कहने लगी, देखा, तालीम ने तुझे जगा दिया, अब ये रोशनी बुझने न देना हुरिया। अब्बा की तरफ से कोई खबर नहीं थी, लेकिन मैंने भी उसकी याद को कहीं पीछे छोड़ दिया था। मेरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था, लेकिन जहां भी जाती सब मुझे पहचानते सिर्फ मेरे रंग से। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, बच्ची बहुत ज़हीन है, बस चेहरा थोड़ा साफ होता तो मॉडल स्टूडेंट कहलाती। मुझे लगा जैसे वो मेरे नंबर नहीं, मेरे चेहरे को देख रही थी। छठी जमात में एक नए लड़के ने मेरे साथ दोस्ती की कोशिश की। नाम था बिलाल। वो खामोश सा रहता, लेकिन हर रोज मेरी कॉपी देखता, काम की तारीफ करता। एक दिन बोला, तुम काली हो मगर तुम जैसी हो वैसी कोई नहीं। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि कोई रंग से हटकर भी देख सकता है, लेकिन यह खुशफहमी भी जल्द ही खत्म हो गई। कुछ दिन बाद उसके दोस्त ने सबके सामने कहा, बिलाल तो उससे दोस्ती इसलिए कर रहा है कि उसके नंबर अच्छे हैं, वरना उसे कौन देखेगा। बिलाल ने कुछ नहीं कहा, खामोश रहा, और कुछ दिन बाद वो भी दूर हो गया। मुझे समझ आ गया, लोग जैसे थे वैसे रहेंगे। मुझे तब्दील होना है, अपने लिए, माँ के लिए, और उन सब के लिए जो सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों को अहमियत देते हैं। मैंने प्रिंसिपल की बात को चैलेंज बना, हर इम्तिहान में टॉप किया। स्कूल के मोबाइल से मैं हिस्सा लिया, लेकिन जज ने तबसरा किया, बहुत उम्दा बात की, लेकिन कैमरा फेस के लिए शायद ये चेहरा मुनासिब ना हो। ऐसे तबसरे मेरे लिए नए नहीं थे, लेकिन अब मैं उनसे डरती नहीं थी। मैं भूरिया बन चुकी थी, वो लड़की जो हर तंज का जवाब खामोशी से अपनी काबिलियत से देती थी, जो जान चुकी थी कि तालीम सिर्फ डिग्री नहीं, ताकत है। ऐसी ताकत जो किसी का चेहरा नहीं देखती। स्कूल की कामयाबियों ने मेरी माँ की आंखों में थोड़ी चमक जरूर पैदा की थी, लेकिन हमारी गलियों में चमक सिर्फ रंगत की चलती थी। अम्मा ने चाहा कि मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूं, लेकिन अब एक और तूफान आन खड़ा हुआ। मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, लोगों की नजरें और बातें बदलने लगी। पहले सिर्फ तज़हीक होती थी, अब दर्स और मशवरे मिलने लगे। एक दिन फुप्पू घर आए, हाथ में पापड़ का पैकेट था और जुबान में जहर। अम्मा ने एहतराम से बिठाया तो वो बोली, जुलेखा, अब सोच ले, लड़की बड़ी हो गई है, ऐसी सूरत और ऐसी किस्मत के साथ कोई शहजादा नहीं आएगा। कोई तलाक याफ्ता या बूढ़ा मिल जाए तो निकाह कर दे, वरना कल को कोई बोलने वाला भी नहीं बचेगा। अम्मा ने निगाहें नीचे रखी, जवाब नहीं दिया, सिर्फ चाय बनवाने के लिए मुझे आवाज़ दी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, फूफो ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर रुख फेर लिया। बोली, इसी से पूछ ले क्या चाहती है, या तो सारी उम्र कमर तोड़ती फिरे या किसी के घर चली जाए। मैंने सुनी अनसुनी करती। अम्मा ने चाय दी और फिर खामोशी में उनकी बातें बर्दाश्त करती रही। कुछ दिन बाद अम्मा ने बताया कि फूफो एक रिश्ता दिखाने वाली है। अम्मा ने कहा, लड़का पहले से शादीशुदा था, तलाक हो गई है, लेकिन अब नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। मैंने कुछ नहीं कहा। अम्मा ने पूछा, हुरिया, अगर लड़का तुमसे उम्र में बड़ा हो लेकिन सलीके वाला हो, क्या तुम तैयार हो? मैंने आयशा से कहा, अम्मा, अगर आपको लगे कि वो इंसान है तो मैं इनकार नहीं करूंगी। चंद दिन बाद वो लोग आए, साला से कपड़ों में, मगर लहजे में हरोड़। लड़के की माँ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने नजरें नहीं चुराई, बस अपनी माँ के बराबर खामोशी से खड़ी रही। कुछ देर बाद जब चाय खत्म हुई तो वो बोली, रंग तो बहुत काला है, हमारे खानदान में सब गोरे हैं, कल को अगर औलाद हो गई तो यही रंगत आगे जाएगी ना। हम तो सॉरी कहते हैं, हमारे लिए यह रिश्ता नहीं बनता। मैंने माँ की तरफ देखा। अम्मा का चेहरा जर्द हो चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मेहमान उठे और चले गए। अम्मा दरवाजा बंद करते ही अंदर आए, मुझसे लिपट कर बोली, बेटी, तू दिल से साफ है, बाकी सब फालतू बातें हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। रिश्तों की कतार लगने लगी। फूफो हर दूसरे तीसरे हफ्ते किसी को ले आते। कोई पठान होता जो उर्दू भी साफ ना बोल सकता, कोई 60 साल का रंगवा जिसके 6 बच्चे पहले से होते। सब आते, मुझे देखते और बात चलाते। एक रोज एक फैमिली आई जो काफी अमीर लगती थी। उनके साथ आने वाला मर्द शायद 40 साल का होगा। बातों से लगा जैसे सब मुहज्जब है। थोड़ी देर बाद उसने मेरी तरफ देखा और आंखों में बेजारी आ गई। फिर उसने फूफो की तरफ मुंह करके कहा, ये आपने कैसी लड़की दिखाई है, इतनी काली? मैं तो यहाँ नस्ल आगे बढ़ाने के लिए शादी करना चाहता हूँ, ना कि रंग बिगाड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा मयार कुछ और है। फूफो ने हंसी में बात उड़ा दी, अरे छोड़ो भी, शक्ल ही तो है, बाकी तो सब परफेक्ट है। उसने जवाब दिया, नहीं, शक्ल ही सब कुछ होती है। ये सुनकर अम्मा का हाथ कांपने लगा। मैं खामोश रही। मैं जान चुकी थी कि अब हर बार यही होगा, आकर देखेंगे और रंगत के ताने देकर चले जाएंगे। फिर एक रोज फूफो ने कहा, अब तो लगता है इसकी किस्मत भी स्याह है, ऐसी शक्ल और ऐसा नसीब, दोनों ही मिलाकर कुछ नहीं बनेगा। अम्मा ने गुस्से में कहा, तुम हर बार ये क्यों कहती हो? मेरे अल्लाह ने दिया है जो भी दिया,
उस पर शिकायत क्यों? फूफो दिल मिला गई। अच्छा, तो अब मैं हालत हो गई। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। ये रंग लेकर क्या करेगी? कौन करेगा इससे निकाह? कोई भला मानस होगा, वो भी भाग जाएगा। अम्मा ने खामोशी अख्तियार की, जिससे इनकार करने की भी अब सकत ना हो। उस शाम अम्मा ने मुझसे कहा, हुरिया, अगर तुम चाहो तो मैं इनकार कर दूं आइंदा किसी रिश्ते को। मैंने कहा, अम्मा, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। जब अल्लाह चाहेगा वो बेहतर फैसला करेगा। इसी दौरान मैंने स्कूल में इंटरमीडिएट में दाखिला ले लिया। यहाँ से इसका माहौल कुछ अलग था, लेकिन पुरानी बातें पीछा नहीं छोड़ती थी। यहाँ में कुछ लड़कियां पीछे से चुपके चुपके तबसरे करती, ये वही है ना जिसके रिश्ते बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। जंगत की वजह से मैंने पढ़ाई पर तवज्जो दी, लेकिन अंदर कहीं खालीपन भरने लगा था। जिंदगी जिसे बार बार याद दिलाती थी कि तुम बस चेहरा हो, और वो चेहरा पसंदीदा नहीं। एक दिन स्कूल से आते वक्त मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या वाकई रंग इतना बड़ा मसला होता है? अम्मा ने कहा, बेटी, रंग तो मिट्टी का है, असल चमक तो ईमान, अखलाक और इल्म की है। लेकिन ये दुनिया अंधी है, सिर्फ बाहर देखती है। मैंने वो रात खामोशी से गुजारे, सोचती रही कि क्या वाकई इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो बाहर नहीं अंदर देखेगा, जो मेरी आंखें, मेरी बात, मेरी सच्चाई को समझेगा। ये सवाल मेरे दिल में मुस्तकिल ठहर गया, और मैंने तय किया जब तक जवाब नहीं मिलता मैं बस आगे बढ़ती रहूंगी। जब एक के बाद एक रिश्ता मुस्तरद हुआ और हर बार मेरी जात को जैसे किसी अदालत में खड़ा करके फैसला सुना दिया जाता, तो दिल में खामोशी गहरी होती चली गई। अम्मा रिश्तों की बात छुपाने लगी, लेकिन बातें छुपती कहाँ थी। मोहल्ले की औरतें, स्कूल की लड़कियां और सबसे बढ़कर फुप्पो, उन सब की नजरें मुझे अंदर से चीरने लगी। एक शाम अम्मा ने मुझे आवाज दी कि कपड़े बदल कर आओ, कुछ मेहमान आ रहे हैं। और मैंने कपड़े निकाल कर रख दिए, मगर दिल में हलचल थी। अब हर नए चेहरे का मतलब होता था एक नया इनकार, एक नया ताना। दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं खामोशी से कमरे के कोने में जा बैठी। आने वाले रिश्ते की बात खत्म हुई तो हस्बे मामूल वही जुमले अम्मा को सुनने पड़े। लड़की तो अच्छी है, लेकिन रंग, हमें तो खानदान में ऐसे रंगत की कोई मिसाल नहीं मिलती। रात को फूफू घर आए। अम्मा चुप रही, लेकिन फूफू ने मौका हाथ से न जाने दिया। कहा, जुलेखा, सच कहूं, जैसा रंग लेके आई है ना, वैसी नसीब भी है। ये किस्मत नहीं खुलेगी, चाहे दर्जनों रिश्ते दिखा लो। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। एक लम्हे को लगा जैसे मेरी सांसें बंद हो गई। उस दिन पहली बार दिल में मौत का ख्याल आया। लगने लगा जैसे दुनिया में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं रहा। मैंने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और सोचने लगी, क्या अगर मैं चली जाऊं तो किसी को फर्क पड़ेगा? क्या अम्मा सुकून से जी पाएंगी? क्या फूफू का इत्मीनान होगा कि उनका ताना अस्त्र कर गया? मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे सन्नाटा था। कुछ लम्हों के लिए लगा जैसे सुकून की तलाश का यही वाहद रास्ता है। लेकिन फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। गुड़िया, बेटा, सब ठीक है ना? अम्मा की आवाज में परेशानी छुपी न रह सकी। मैंने कुछ लम्हों बाद दरवाजा खोला। अम्मा ने मुझे देखा और गले लगा लिया, जैसे सब जान गए हों। फिर आहिस्ता से बोली, देखो बेटा, जिंदगी दुख देती है, लेकिन खत्म करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। शिकवे ना करो, दुआएं करो। दुआएं तकदीर का रुख मोड़ देती है। मैं अम्मा के कंधे से लगी रही। वो बोलती रही, अल्लाह से मांगो, शिकवा नहीं। वो सब सुन रहा है, तो आज रो ले, लेकिन कल उठ कर दुआ मांगना। मांग के वो तुझे ऐसा सब्र दे जिस पर दुनिया हैरान रह जाए। अगली सुबह मैंने वुज़ू किया। शायद पहली बार इतनी देर सजदे में रही। आंखें बंद थी मगर दिल खुला हुआ था। मैंने कहा, या अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मुझ में क्या कमी है, पर तू जानता है। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक दुआ है, जो मुझे दिल से चाहे वो नसीब करते, जो मेरी सूरत नहीं मेरी रूह देखे। उस दिन के बाद मैंने जिंदगी को एक और जाविये से देखने शुरू किया। स्कूल गई तो वही पुरानी नजरें थी, पर अब मैं रुकती नहीं थी। एक दिन प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, कहने लगी, गुड़िया, बोर्ड के टॉपर्स में तुम्हारा नाम आया है, मुबारक हो। उनके चेहरे पर हैरानी थी, खुशी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अम्मा को खबर देना चाहती थी। घर पहुंची तो अम्मा को बताया। उन्होंने मुझे सीने से लगा, देखा, दुआ असर करती है, तुझे तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, सवाए रब की। कुछ दिन बाद स्कूल के तकरीब में मुझे अवार्ड के लिए बुलाया गया। जब स्टेज पर गई तो पीछे से किसी ने कहा, देखो, अवार्ड लेने जा रही है, जैसे कोई हीरोइन हो। मैंने पलट कर नहीं देखा, सीधी आगे गई और अवार्ड लिया। उस दिन पहली बार मेरी तस्वीर अखबार में आई। कुछ ने सराहा, ज्यादा ने कहा, फोटोशॉप क्या होगा, असल तो कोई और ही लगती है। घर आकर मैंने अम्मा को कटा अखबार दिखाया। वो बोली, बस यही चाहती थी, मेरी बेटी की इज्जत। फूफू आई तो अखबार देखा, हंसी और बोली, मशहूर हो भी गाली। देखो जुलेखा, शोहर से शादी नहीं होती, असल बात तो नसीब है, और वो तुम देख ही रही हो कैसा है। अम्मा ने जवाब में सिर्फ एक जुमला कहा, फूफू, जो नसीब अल्लाह लिखता है उसे तुम नहीं समझ सकती। दुआ मेरी आदत बन चुकी थी। हर दिन हर रात सजदे में बस एक ही फरियाद होती थी, या अल्लाह, किसी को मेरी रूह की खूबसूरती दिखा दे, कोई ऐसा जो मेरी बातों से प्यार करे, मेरी सोच से, मेरे वजूद से, मेरे अंदर से। कुछ हफ्ते पहले तक जो दिल मायूसी से डूबा हुआ था, अब वही दिल उम्मीद से भरा हुआ था।
अम्मा ने महसूस किया था कि मेरे लहजे में तल्खी कम हो गई है। मेरी आंखों में खामोशी के बजाय थोड़ा सा नूर आ गया है। मैं पहले की तरह सिर्फ सवाल नहीं करती थी, कुछ जवाब भी ढूंढने लगी थी। अम्मा के काम में हाथ बटाती, कपड़ों की कुतरने तरतीब से रखती, सिलाई मशीन का धागा सीधा करती, कभी हिसाब किताब में मदद देती। अम्मा ने एक रोज कहा, अब तो मेरी बेटी मेरी सहेली लगती है, कभी मैं थक जाऊं तो तुझसे बात करके सारा बोझ हल्का हो जाता है। हमारा गुजारा मामूली था, लेकिन गुजारा हो रहा था। मोहल्ले की खवातीन कपड़े सिलवाती थीं और अम्मा बड़ी महारत से काम करती थी। उन दिनों बड़ी बेगम साहिबा के घर से कपड़े आए। उनका मुलाजिम आया और बोला, बेगम साहिबा कह रही थी कपड़े वक्त पर तैयार करके हिसाब के साथ पहुंचा दे। अम्मा ने काम जल्दी शुरू कर दिया। वो जानती थीं कि अगर काम पसंद आ गया तो मुस्तकिल काम मिल सकता है। अम्मा 2 दिन तक लगातार सिलाई करती रही। मैंने भी उनके साथ कपड़े इस्त्री किए, बटन लगाए, किनारे सीधे किए। अम्मा ने कहा, ये कपड़े वक्त पर देने होंगे। रिया, मेरे साथ चलोगी? घर खाली छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर वो दुआ याद आ गई जिसे मैं अक्सर मांगती थी। मैंने खुद से कहा, अगर दुआ का यकीन है तो फिर डर का क्या काम? मैंने सर हिलाया। चलती मम्मा। हम जैसी गली के कोने तक पहुंचे, फूफो की बेटी सामने से आती नजर आई। उसने दूर से ही आवाज लगाई, अम्मा, कहाँ जा रही है अपनी उस काली शहजादी को लेकर? कोई तमाशा करवाना बाकी रह गया क्या? अम्मा ने मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया। बगैर कुछ कहे हम आगे बढ़ गए। अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह देख रहा है बेटी, ये दुनिया कुछ नहीं समझती। बड़ी बेगम साहिबा का घर महल से कम न था। जैसे दरवाजा खुला, मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। साफ शफाफ फर्श, खूबसूरत पर्दे और हर तरफ तरीके की झलक। बेगम साहिबा ड्राइंग रूम में बैठी थी, किताब पढ़ते हुए। अम्मा ने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा, कपड़े लेकर आई हूँ, वक्त पर तैयार कर दिया है। बेगम साहिबा ने नजरें उठाई और कहा, वालेकुम अस्सलाम, आ जाओ जुलेखा, नीचे क्यों बैठ रही हो? सोफे पर बैठो। अम्मा कुछ हिचकिचाई लेकिन बैठ गई। बेगम साहिबा ने मुझे देखा, ये तुम्हारी बेटी है? अम्मा ने सर हिलाया, जी, मेरी बेटी हुरिया। अच्छी है, शाइस्ता लगती है। बेगम साहिबा ने इतना कहकर नौकरानी को आवाज दी, नसरीन, हातिम शाह के लिए खाने की तैयारी करो, वो आया तो देर ना हो। जानती हो ना वो ताखीर बर्दाश्त नहीं करता। ये बात सुनते ही मेरे दिल में ख्याल आया, हातिम शाह उस घर का बेटा? दिल में सवाल उठे, पर जुबान पर कुछ ना आया। अम्मा कपड़े दिखाने में मसरूफ हो गई। मैंने मौका देकर इर्द गिर्द का जायजा लेने शुरू किया। यौन की तरफ निकली तो फवारे की आवाज सुनाई दी। मैं उन आवाजों में खो गई थी, जब अचानक किसी से टकरा गई। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, अंधी हो गई हो, देख के नहीं जा सकती? मैंने सर उठाकर देखा, वही था, शायद हातिम शाह। वजीह, तेज नजर और सख्त लहजा। मैं सहम गई, एक तरफ होकर खड़ी हो गई। उसने मेरे चेहरे को चंद लम्हे देखा और फिर कुछ कहे बगैर अंदर चला गया। मैं भी वापस अम्मा के पास आ गई। बेगम साहिबा हिसाब कर रही थी और अम्मा खुश थी कि काम पसंद आ गया है। वापस आती हुई अम्मा ने कहा, बेटी, कुछ देर सब्र करना पड़ता है, फिर रब सब आसान कर देता है। मैं खामोश थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। मैंने अपने रब से दुआ की थी कि कोई मेरी रूह की खूबसूरती देखी, और आज उस दुआ की बाज़गश्त शायद किसी के दिल तक जा पहुंची हो, या शायद ये मेरा वहम था। बहरहाल मेरा यकीन और पुख्ता हो गया था। अब मैं अम्मा के साथ हर काम में शामिल रही थी, सिलाई में, खरीदारी में, हिसाब किताब में। हम दोनों मिलकर जैसे जिंदगी को सिलाई मशीन की तरह चलाते थे। धागे कभी उलझते तो कभी सीधे हो जाते, लेकिन अब एक बात तय थी, दुआ की ताकत को मैंने महसूस कर लिया था। बेगम साहिबा के दिए हुए कपड़े अम्मा ने वक्त से पहले सिलाई करके रख दिए थे। एक शाम जब सूरज ढलने लगा तो अम्मा ने कहा, हुरिया, तैयार हो जा, बड़े घर जाना है कपड़े देने। मैंने अपनी चादर संभाली और चुपचाप अम्मा के साथ निकल पड़ी। ये दूसरा मौका था जब हम बेगम साहिबा के महल नमा घर जा रहे थे, लेकिन इस बार अम्मा के चेहरे पर एतमाद था। बड़ी कोठी का गेट खोला तो अंदर नौकरानी ने सलाम किया, बेगम साहिबा हॉल में है। अम्मा ने सर हिलाया और मैं उनके पीछे पीछे अंदर चली गई। हॉल में बेगम साहिबा सफेद लिबास में शीशे के गिलास में पानी लिए बैठी थी। हमें देखकर मुस्कुराई, आ जाओ जुलेखा, बहुत अच्छा वक्त पर आ गई तुम। अम्मा ने सलाम किया, जी, कपड़े मुकम्मल हो गए हैं, आपका ऑर्डर था, वक्त पर देना है। बेगम साहिबा ने सोफे की तरफ इशारा किया, ये नीचे क्यों बैठने लगी हो? सोफे पर बैठो जुलेखा, तुम मेहमान हो। अम्मा कुछ हिचकिचाई लेकिन बैठ गई। बेगम साहिबा ने हल्का सा तबस्सुम किया और फिर नौकरानी को आवाज दी, नसरीन, देखो खाना तैयार हो गया या नहीं? हातिम शाह आ गया तो शोर मचाएगा, उसका हर काम वक्त पर हो। हातिम शाह, ये नाम फिर सुनकर दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ दिन पहले जिस शख्स से टकराई थी वही होगा शायद। बेगम साहिबा कपड़े देखने लगी। अम्मा के सामने थी, मैं खामोशी से करीब खड़ी थी। तभी दरवाजा धड़ाक से खुला और एक तेज कदमों की चाप आई। हातिम शाह अंदर दाखिल हुआ, ऊंची आवाज में बोला, नसरीन, मेरे जूते कहाँ हैं और मोबाइल कौन ले गया मेरी टेबल से? बेगम साहिबा ने सर उठाकर कहा, हातिम, आवाज नीची, मेहमान आए हैं, जुलेखा और उसकी बेटी।
हातिम शाह ने मेरी तरफ एक नजर डाली, फिर एक लम्हा रुककर तेजी से बोला, ये तो वही है जो उसे मुझसे टकरा गई थी। आंखें बंद थी क्या? मेरा दिल धक से रह गया। मैंने नजरें नीची कर ली। बेगम साहिबा ने कहा, हातिम ये अंदाज ठीक नहीं, मेहमान से ऐसे बात नहीं करते। वो खामोश हो गया, लेकिन मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा। उसकी नजरें जैसे किसी सवाल में थी और मेरा दिल जवाब देने से कासिर। मैं एक कदम पीछे हटी और अम्मा के बराबर बैठ गई। बेगम साहिबा ने कहा, हातिम जाओ और अपने कमरे में जाकर आराम करो, तुमसे बाद में बात करूंगी। हातिम शाह ने जाने से पहले एक बार फिर नई तरफ देखा, फिर खामोशी से कमरे से निकल गया। वापसी पर अम्मा खामोश थी, मैं भी। कुछ फासला तय करने के बाद अम्मा बोली, क्या हुआ था अंदर? तुम सहम गई थी। मैंने आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं अम्मा, बस आवाज बुलंद थी। रात को जब सब सो गए तो मैं छत पर आ गई। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर किसी को मेरी सच्चाई नजर आ सकती है तो बस तू ही उसे दिखा सकता है। मैं चाहती हूँ कोई मेरी खामोशी में छुपी आवाज सुने, मेरे चेहरे से आगे जाकर मेरे दिल को पहचाने। मुझे नहीं मालूम था वो हातिम शाह था जो मेरे मुकद्दस से जुड़ा हुआ था या नहीं। बस इतना जानती थी कि दुआ खाली नहीं जाती, और जो मांगा है वो मिलता जरूर है, वक्त पर, किसी खास लम्हे में, और शायद वो लम्हा अब दूर नहीं। उस रात के बाद जैसे मेरे अंदर कोई नया सवाल जन्म देने लगा। दिल में एक ख्वाहिश थी जिसका ना कोई नाम था न चेहरा, बस ये ख्याल जो बार बार उभर कर पलटा था, हातिम शाह। मैंने खुद को कई बार समझाया, झड़का, रोका, पर वो ख्याल था कि पीछा ही न छूटता। अगले दिन जब अम्मा काम में मसरूफ थी, मैं कपड़ों की तह लगाते हुए ख्याल में गुम हो गई। जहन में उस लम्हे की तस्वीर बार बार उभरती जब हातिम शाह ने मुझे घूर कर देखा था और फिर बिना कुछ कहे पलट गया था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, लेकिन उस खामोशी ने मेरे अंदर शोर मचा दिया था। मैंने सर झटका, अपने आप से कहा, क्या पागल बने हो रिया? तू कहा और वो कहा। खुद ही हंसती हुई और दिल के अंदर एक चुभन भी महसूस हुई। दोपहर में अम्मा ने कहा, हुरिया, कल बड़ी बेगम साहिबा के यहाँ दोबारा जाना है, वो कुछ और कपड़ों की सिलाई देना चाहती है। मैंने चौंक कर अम्मा को देखा। कल? अम्मा बोली, हाँ, कह रही थी कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उसी के लिए कपड़े जल्दी चाहिए। मैंने बिना कुछ कहे इस बात में सर हिला दिया, लेकिन दिल में बेचैनी से फैल गई। अगले दिन हम फिर महल नमा कोठी की तरफ निकले। जब हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो नौकरानी ने कहा, बेगम साहिबा लॉन में मेहमानों के साथ बैठी हैं, आप वहीं चले। अम्मा ने मुझे देखा, चलो साथ चलते हैं। लॉन में बेगम साहिबा एक दरमियानी उम्र की औरत और एक जवान लड़की के साथ बैठी थी। हमें देखकर उन्होंने खुशदिली से कहा, जुलेखा आ जाओ, तुमसे कुछ खास काम है। अम्मा ने सलाम किया, जी बेगम साहिबा, कपड़े ले आई हूँ, आपका हुक्म था तो। बेगम साहिबा ने दरमियान में बात काटी, कपड़े बांधने, पहले एक और बात सुन लो, ये मेरी कजन है इस्माइला और ये उनकी बेटी निम्रा। हातिम के लिए हम कुछ रिश्ते देख रहे थे तो मैंने इनको बुलाया है। तुम जानते हो हम सब चाहते हैं कि हातिम के लिए अच्छी पढ़ी लिखी सुलझी लड़की हो। मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। एक लम्हे को लगा जैसे मैं कुछ सुन ही न पाया। अम्मा ने भी शायद महसूस किया। मेरा बाजू आहिस्ता से थामा। बेगम साहिबा बोलती रही, निम्रा बहुत प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह मेडिकल कर रही है, और तुम तो जानती हो हम चाहते हैं कि हातिम की शादी जल्द हो जाए। अम्मा ने कुछ न कहा, मैं भी खामोश कर गई। वो लम्हा जैसे मेरे अंदर कुछ तोड़ गया हो। वापसी पर अम्मा ने कहा, गुड़िया तुम ठीक हो? मैंने कहा, जी अम्मा, बस थकावट है। घर आकर मैंने अम्मा के सामने खुशी का झूठ बोला। बहुत अच्छी लड़की थी वो निम्रा, बिल्कुल हातिम शाह के लायक। अम्मा ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, सच कह रही हो? मैंने नजरें चुराई, जी सच कह रही हूँ। लेकिन रात को जब सब सो गए मैं जागती रही, छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती रही। दिल में दर्द था लेकिन जुबान पर दुआ थी, या अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं तो मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दे। मैं किसी के लिए ख्वाब नहीं बनना चाहती जो पहले ही किसी और के लिए जाग रहा हो। अगले दिन अम्मा ने देखा कि मैं देर तक चुप रही। वो बोली, कुछ बात है? मैंने कहा, नहीं अम्मा, बस कुछ सोच रही हूँ। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा। कभी कभी दुआ पूरे होने से पहले आजमाइश आती है। मैंने खामोशी से माँ के लफ्जों को याद रखा। दिल में खालिश थी पर उम्मीद भी, और उम्मीद ही वो डोर थी जिसने मुझे संभाल रखा था। मैं जानती थी कि ये ख्यालात बेमकसद हो सकते हैं, लेकिन दिल का क्या करूं, वो तो बेइजाजत किसी के बारे में सोचने लगता है। मैंने खुद को बहुत समझाया कि दिल को रोकना सीखो, लेकिन वो ख्याल बार बार लौटा था। वही खामोश सा चेहरा, वही तेज लहजा, वही गहरी नजरें। हातिम शाह के नाम के साथ मेरा जहन अब कुछ और जोड़ने लगा था, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचकर खुद को टूका कि मेरा उससे क्या वास्ता। वो एक और दुनिया का इंसान है और मैं उस दुनिया की नहीं। उस रोज अम्मा मोहल्ले की खवातीन के लिए कुछ कपड़े तैयार कर रही थी। मैंने सारे कुतरने तरतीब से रख दी, हिसाब मुकम्मल किया और अपना स्कूल बैग तैयार करने लगी। इम्तिहानात नज़दीक थे और मुझे पूरी तवज्जो पढ़ाई में रखनी थी, लेकिन सच तो यह है कि जहन पर थोड़ी देर बाद उसी दर पे जा रुकता
क्या वो वाकई निम्रा से शादी करेगा? क्या वो बेगम साहिबा की पसंद मानेगा? शाम ढली, रात गहरी हुई। अम्मा और मैं खाने के बाद चाय पीने बैठे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने झांक कर मुझे देखा। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने आयशा से कहा। पता नहीं, शायद तुम मोहल्ले वाला हो। अम्मा दरवाजे की तरफ गई और जैसे ही दरवाजा खोला चंद लम्हे के लिए साकत हो गई। दरवाजे पर बेगम साहिबा खड़ी थी, उनके साथ वही चेहरा, हातिम शाह। बेगम साहिबा ने अम्मा को देखकर कहा, अंदर आने को कहो ज़ुलेखा, बाहर खड़े होना अच्छा नहीं लगता। अम्मा ने फौरन दरवाजा खोला और अदब से कहा, जी जी, आइए अंदर आए। मैं अंदर बैठी सब सुन रही थी। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, जैसे कोई अनदेखा लम्हा मेरी तरफ बढ़ रहा हो। बेगम साहिबा और हातिम शाह अंदर आए। मैं चुपचाप कोने में खड़ी हो गई। बेगम साहिबा ने अम्मा के सामने बैठकर बात शुरू की। जुलेखा, हम किसी और मकसद से नहीं आए। मैं सीधी बात करती हूँ। हम हुड़िया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं, मेरे बेटे के लिए। कमरे में जैसे खामोशी जम गई। अम्मा ने कुछ पल पलकें झपकी, फिर बेयकीनी से बोली, आप मेरे लिए? मतलब हातिम शाह के लिए, मेरी बेटी के लिए? बेगम साहिबा ने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, यही हकीकत है। हातिम शाह खामोश बैठा था, पर उसकी नजरें मेरी तरफ थी। मैंने आंखें नीचे रखी, लेकिन दिल की धड़कन अब सिर्फ सदा बन गई थी। धड़कन की सदा। अम्मा ने उलझन भरी लहजे में कहा, बेगम साहिबा, हातिम शाह वो तो निम्रा के साथ। आप तो कल ही उनका रिश्ता तय करने का सोच रही थी। बेगम साहिबा ने नरमी से जवाब दिया। हाँ, सोचा था, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। मेरी सोच और मेरे बेटे की ख्वाहिश में फर्क था, और मैंने बेटे की बात को समझा। अम्मा का चेहरा रंग बदलता गया। मैंने देखा उनके हाथ लरस रहे थे। बेगम साहिबा ने हातिम शाह की तरफ देखा, जैसे इशारा दे रही हूं कि बात मुकम्मल करो। हातिम शाह ने पहली बार लब खोले। उसकी आवाज पर सुकून थी। आंटी, मैं जानता हूं आप हैरान हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया। मैंने इस लड़की को पहली बार जब देखा था, उस दिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जब उसकी आंखों में देखा तो एक ऐसी खूबसूरती नजर आई जो आम नहीं होती। अम्मा ने गहरी सांस ली। मगर मेरी बेटी वो तो। हातिम ने अम्मा की बात काट कर कहा, आंटी, आपकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं। अगर लोग इसे नहीं समझ पाए तो ये उनकी कमी है। मैं उसकी खामोशी में उसकी गहराई देख चुका, और मुझे यकीन है वही मेरे लिए सही है। बेगम साहिबा बोली, जुलेखा, मैं जानती हूँ तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम्हें ये यकीन दिलाने आई हूँ, ये फैसला दिल से है, दिखावे से नहीं। अम्मा की आंखों में नमी थी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर मेरी तरफ देख कर बोली, हुड़िया, बेटा कुछ कहना चाहती हो? मैंने सर उठाया। कुछ कहना चाहा, लेकिन जुबान बंद थी। सिर्फ आंखों से अम्मा को देखा। अम्मा ने मेरी आंखों में जवाब पढ़ लिया। अम्मा ने बेगम साहिबा की तरफ देखा। अगर ये फैसला आपके बेटे का है और आपकी रजामंदी भी है तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। बेगम साहिबा ने मुस्कुराकर हातिम की तरफ देखा। उसने पहली बार मुझे बराह रास्त मुखातिब किया। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी का हर दिन अच्छा बनाऊंगा। वो रात जो सादा सी थी मेरे लिए तकदीर का एक नया दरवाजा बन गई। धड़कन की सदा जो दिल में छुपी हुई थी अब बुलंद हो चुकी थी, और उसका जवाब भी मिल चुका था। अगली सुबह जब अम्मा ने रिश्ता तय होने की खबर सबको सुनाई तो जैसे पूरे मोहल्ले में बिजली दौड़ गई। सबकी नजरें हैरत से फैल गई और जुबानें जैसे एक साथ बोलने लगी। किसी ने कहा, यह तो ख्वाब लगता है, तो किसी ने तेजी से जुमला मारा, ऐसी लड़की के लिए कुछ तो गड़बड़ है। फूफो को तो जैसे मौका मिल गया। अम्मा के घर आते ही बोली, जुलेखा, पागल हो गई हो? अमीरजादे ऐसे थोड़ी ना आकर काली करोटी से रिश्ता मांगते। कुछ तो बात है, हो सकता है कोई शर्त हो, कोई मजबूरी हो। देख लेना, 2 दिन बाद छोड़ जाएगा। अम्मा ने तामुल से कहा, बगैर समझे फैसला नहीं किया। बेगम साहिबा खुद आई थी और उनके बेटे ने खुद अपनी मर्जी से रिश्ता मांगा है। फूफो ने कड़क कर जवाब दिया, तो तुम्हें लगता है हुड़िया जैसी लड़की से कोई वैसी शादी करेगा? इतनी भी अंधी नहीं है जितना तुम समझ बैठी हो। मैं कमरे में बैठी हर बात सुन रही थी, लेकिन ये पहला मौका था कि उन बातों से मेरे अंदर वो पुराना जख्म नहीं उठा। मेरे अंदर कुछ नया मजबूत जन्म ले चुका था। मैंने खुद से कहा, अब जो नसीब जागा है उसे किसी की बातें सुला नहीं सकती। 3 दिन बाद जब बेगम साहिबा ने फान पर तारीफ तय की तो उन्होंने साफ कहा, हातिम ने कहा है कि तकरीब शानदार होगी, सादा सी शादी का सवाल ही नहीं। वो सबको बताना चाहता है कि उसने कौन सा फैसला किया है और फख्र से किया है। अम्मा ने मेरी तरफ देखा, बेटा, सब कुछ बदल गया है, लेकिन तुम वैसे ही रहना, सादा और मजबूत। मैंने सर हिलाया। जी अम्मा, मेरे लिए सबसे कीमती बात यही है कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया। दावतनामे भेजे गए, मोहल्ले वालों को दावत दी गई, जिनके लिए मेरी रंगत हमेशा एक मजाक थी। अब वही हैरानी से पूछते, क्या वाकई वही लड़की है गुड़िया? कुछ ने कहा, बड़ी पहुंच बनाई अम्मा बेटी ने, वरना ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। कुछ ने चुपके से तंज किया, अब देखते हैं कब तक चलता है। शादी की तकरीब शहर के एक बड़े हाल में रखी गई। जब मैंने पहली बार इस हाल को देखा तो यकीन ही नहीं आया कि मेरी शादी इतने बड़े अंदाज में हो रही है। रोशनियों से सजा हुआ माहौल,
मेहमानों के कितारे और फूलों की खुशबू हर तरफ बिखरी हुई थी। बेगम साहिबा ने अम्मा को खुद आकर वेलकम किया। जुलेखा, तुमने बेटी को माँ बनकर नहीं, मुहाफिज बनकर पाला है। आज तुम्हारी बेटी हमारी इज्जत है। मैं दुल्हन के लिबास में तैयार होकर आईने के सामने बैठी थी कि दरवाजा खुला और एक मुलाजमा ने आकर कहा, बेगम साहिबा बुला रही हैं, कोई खास मेहमान आया है। मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन दिल में बेचैनी सी थी। अम्मा जब स्टेज के करीब पहुंची तो अचानक उनकी आंखें किसी पर ठहर गई। वो शख्स कोई और नहीं, मेरे बाप थे, वही जिन्होंने मेरी पैदाइश के बाद मुंह मोड़ लिया था और फिर कभी लौट कर न दिखा। अम्मा ने कुछ देर उसे देखा, फिर बेगम साहिबा की तरफ देखा। बेगम साहिबा ने अम्मा के कंधे पर हाथ रखा। मैंने उन्हें बुलाया है क्योंकि आज उनकी बेटी की जिंदगी का सबसे अहम दिन है। जाते हुए अम्मा ने मुझे बताया, तुम्हारे अब्बा आए हैं और हातिम ने खुद दावत दी है। मेरे दिल में एक हलचल सी मच गई, लेकिन गुस्सा नहीं था, बस हैरत थी। आज वो आए थे वो दिन देखने जो शायद उन्होंने कभी मुमकिन नहीं समझा था। निकाह की रस्म शुरू हुई। काजी साहब ने सवाल किया और मेरे लबों ने बेझिझक कबूल किया। कहा, निकाह के फौरन बाद हाकिम ने सब मेहमानों के सामने माइक लिया और कहा, आज मैं सबके सामने कुछ कहना चाहता हूँ। हाल खामोश हो गया। सबकी नजरें उस पर थी। मेरे लिए खूबसूरती वो नहीं जो सिर्फ चेहरे पर हो। मेरी बीवी की खूबसूरती मैंने उसकी आंखों में देखी है, उसकी बातों में, उसके रवैये में। वो मेरे लिए दुनिया की सबसे हसीन औरत है। उसने मेरे हाथ को थामा और मैं वादा करता हूँ, मैं इस मोहब्बत को जिंदगी भर निभाऊंगा। फूफो की बेटी जो मेहमानों में बैठी थी सरगोशी में बोली, जादू किया होगा या फिर नसीब में कुछ छुपा होगा। अम्मा ने उनकी तरफ देखकर पहली बार तंज में कहा, कभी कभी दुआ भी वो कर दिखाती है जो तुम जैसे तंज करने वाले ख्वाब में भी नहीं देख सकती। वो रात मेरे नसीब की जागने की रात थी और जो जाग जाए वो कभी सोता नहीं। निकाह के बाद जब मेहमान रुखसत होने लगे तो हाल के कोने में वो चेहरा मौजूद था जो बरसों से मेरी जिंदगी से गायब हो गया था। वही शख्स जिसे मैंने बाप कहा लेकिन जिसने मुझे कभी बेटी नहीं समझा। वो शख्स जो मेरी पैदाइश पर मुंह मोड़ गया था, आज मेरे निकाह में मेहमानों के साथ खड़ा था, लेकिन इसे वहां लाकर खड़ा करने वाला कोई और नहीं, खुद हातिम शाह था। निकाह के बाद स्टेज पर सब खानदान वाले जमा थे। बेगम साहिबा ने अम्मा का हाथ थामा हुआ था और इर्द गिर्द मेहमान दुआएं दे रहे थे। मैंने हातिम से आहिस्ता आवाज में पूछा, बाबा आए कैसे? हातिम ने मेरे हाथ को मजबूती से थामा और धीरे से कहा, मैंने बुलाया था, तुम्हारा दिन है, तुम्हारी कहानी का हर किरदार यहाँ मौजूद होना चाहिए। मैंने नजरें नीचे रख ली, कुछ कहना मुमकिन नहीं रहा था। हातिम ने सबके सामने माइक संभाला और मुस्कुराकर बोलना शुरू किया। मैं जानता हूँ आज की तकरीर में सबने बहुत कुछ देखा, सुना और शायद सोचा भी, लेकिन एक बात कहना जरूरी है उनके लिए जो समझते हैं कि खूबसूरती सिर्फ चेहरे में होती है। हाल में खामोशी छा गई। सबकी नजरें हातिम पर और फिर मुझ पर। वो आगे बढ़ा और अपनी बाजू से मुझे करीब किया। ये मेरी बीवी है हुरिया। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो वो एक खामोशी में दिखती हुई लड़की थी, कुछ न बोलती, बस नजरों से सवाल करती थी। मैंने उसके चेहरे से नहीं उसके दिल से मोहब्बत की है। फिर उसने सामने वाले सफ की तरफ देखा जहां मेरे बाप बैठे थे। आज यहाँ एक शख्स मौजूद है जिन्होंने इस लड़की को उस पर छोड़ा जब उसे सबसे ज्यादा बाप की जरूरत थी। उन्होंने उसके रंग को देखा, दिल को नहीं। उसकी माँ की इज्जत को ठुकराया, उसके बुजुर्ग से मुंह मोड़ा। मेरे बाप का चेहरा सुर्ख हो गया, नजरें झुक गई। लेकिन मैं चाहता था कि वो देखें कि जो बेटी उन्होंने नजरअंदाज की वो आज इतनी बुलंद हो चुकी है कि उसका नाम फखर से लिया जा रहा है। मैं चाहता था वो देखे, क्योंकि बदले की नहीं मुकम्मल होने की ये रात है। हातिम खामोश हो गया। हाल में एक बार फिर से नाटा छा गया, लेकिन अब नजरें मेरे बाप पर थी जिन्होंने आहिस्ता से सर उठाया और मेरे करीब आ गए। अम्मा थोड़ा पीछे हट गई, जैसे जगह दे रही हूँ। मैं चुप रही। हातिम एक कदम पीछे हट गया। मेरे बाप ने नजरें उठाकर कहा, हुरिया, मैं शायद कोई जवाब नहीं दे सकता। इस वक्त अंधा था, दिल बंद था और दिमाग कमजोर। जो कुछ मैंने किया उसका कोई कफारा नहीं, लेकिन आज देखकर एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नियमत को पहचाना ही नहीं। अम्मा खामोशी से सुन रही थी। बाप ने उनकी तरफ देखकर कहा, जुलेखा, तुमने जो किया वो शायद मैं सारी जिंदगी न कर पाता। तुमने अकेले बेटी को परवान चढ़ाया, उसका हौसला बनाया और आज वो इस काबिल खड़ी है कि मैं शर्मिंदा हूँ। अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें हटाई। बाप मेरी तरफ मुड़ा। बेटी, क्या तू अपने बाप को माफ कर सकती है? क्या मुझे यह हक दे सकती है कि मैं अब तुम्हारी जिंदगी में एक साया बन सकूं? शायद अब भी देर ना हुई हो। मैं कुछ देर चुप रही। हातिम ने आहिस्ता से कहा, फैसला तुम्हारा है हुरिया। मैंने सर उठाकर बाप को देखा। उनके चेहरे पर वो गुरूर नहीं था जो बरसों पहले था। आज वहां शकिस्ता सा निदामन भरा एक चेहरा खड़ा था। वो इंसान जो हमेशा बुलंद आवाज में बोला, आज आहिस्ता बात कर रहा था। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने आपको तब माफ कर दिया था जब आपने छोड़ा था, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मेरे दिल को नफरत से भरने नहीं दिया। मेरे अल्फाज के साथ ही अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और बाप ने अपने आंसू छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। बेगम साहिबा आगे बढ़ी और बोली,
आज की रात बहुत कुछ साबित कर गई। खून का रिश्ता वही मोतबर होता है जो वक्त के साथ निखरता है। आज हमें खुशी है कि हमारी बहू ने सिर्फ घर में नहीं, दिलों में जगह बनाया है। फूफो दूर से सब देख रही थी। उनकी बेटी बार बार होंठ काट रही थी, जैसे सब कुछ उनके अंदाजे से बाहर हो रहा हो। चंद मेहमान सरगोशियां कर रहे थे। यही वो लड़की है ना जिसे सब काली कहते थे। शादी की तकरीब खत्म होने लगी। बाप अम्मा से कहने लगे, जुलेखा, अगर तुम्हें इजाजत दो तो मैं वापस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तन्हा हो चुका हूँ, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वो भी छोड़ गई। अम्मा ने कोई वादा नहीं किया, बस इतना कहा, अगर अब खुलूस है तो वक्त के साथ सब बदल सकता है। वो रात मेरे लिए सिर्फ एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक मुकम्मल दायरा था जो बरसों बाद जाकर मुकम्मल हुआ था। मेरे बाप की माफ़ी, अम्मा की अजमत और हातिम की मोहब्बत, तीनों ने मुझे वो मकाम दिया जिसे सिर्फ दुआ और सब्र हासिल कर सकता है। शादी के बाद हातिम के साथ जिंदगी एक नई सिमत में चल निकली। वही लड़की जिसके वजूद पर तानों की गत जमी थी, अब खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा सकती थी। ये कोई जादू न था, बस इज्जत और मोहब्बत का वो लम्स था जो हर जख्म को मंदमिल कर देता है। शादी के कुछ दिन बाद जब हम अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो हर कमरे में मेरे लिए एक नई हालत थी। हातिम ने मेरे लिए एक छोटा सा कमरा अलग तैयार करा था, जहाँ सिर्फ किताबें, कलम और सुकून था। कहने लगा, ये तुम्हारी सोच की जगह है, जहाँ तुम बाहर किसी रोक टोक के वो बन सकती हो जो तुम हो। मैंने आहिस्ता से पूछा, तुम्हें कभी शक नहीं हुआ मेरे बारे में, मेरे माजी के बारे में? हातिम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे सिर्फ एक सच काफी था, तुम्हारी आंखों का सच, बाकी सब फालतू था। मैंने खुद को बदलते देखा। जो हुरिया हर वक्त नजर से बचती फिरती थी, अब मेहमानों से मुस्कुरा कर मिलती, उनकी बातों में हिस्सा लेती। एक रोज मैंने हातिम से कहा, लोगों का रवैया बदल गया है। वो जो कभी मुझे नामों से बुलाते थे अब इज्जत से मेरा नाम लेते हैं। हातिम ने हंसते हुए कहा, जब तुम खुद को नहीं पहचानती थी तब तक दुनिया भी अंधी थी। अब तुम्हारी रोशनी ने दूसरों को दिखाया कि खूबसूरती कहाँ होती है। फूफो और उनकी बेटियां शादी के कुछ दिन बाद घर आई। चेहरे पर वही मशकूक सी मुस्कुराहट। फूफो ने तंज़ी अंदाज में कहा, माशाअल्लाह, बड़ी तब्दीली आई है, लगता है किस्मत वाकई जाग गई है। मैंने नर्म लहजे में जवाब दिया, कभी किस्मत नहीं सोती, नजरअंदाज होती है, बस जब वक्त आता है सब साफ दिखाई देता है। फूफो की बेटी जो मेरी रंगत पर बरसों बातें करके रही, अब चुप थी। उसने कहा, यह सब तो ख्वाब जैसा लगता है। मैंने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी ख्वाब भी हकीकत से ज्यादा सच्ची होती है। मैंने अम्मा को शहर बुला लिया। वो हमारे साथ ही रहने लगी। वही अम्मा जो परसों सिलाई मशीन के साथ बैठी रहती थी, अब सुबह की चाय के साथ बागीचे में बैठी अखबार पढ़ती थी। मैंने हातिम से कहा, ये उनकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो उन्होंने मेरे लिए कुर्बान कर दिया था। अब उनका वक्त है जीने का। हातिम ने सर हिलाया, और तुमने उसे वापस लौटा दिया। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी इज्जत हो। चंद साल गुजर गए, जिंदगी ने कई रंग दिखाए, और सबसे खूबसूरत रंग मेरे दो बच्चों की शक्ल में मेरे सामने था। एक बेटा, एक बेटी, दोनों मुझ पर गए, रंग बेरंग, संजीदा आंखें और नर्म तबीयत। हातिम अक्सर बच्चों को देखकर कहता, ये मेरी दुआओं का जवाब है, और तुम मेरी मोहब्बत का अक्स हो। एक दिन जब हम सब यौन में बैठे थे, बेटी ने आकर पूछा, अम्मी, क्या बचपन में भी इतनी प्यारी थी जितनी मैं हूँ? मैंने मुस्कुरा कर कहा, मैं प्यारी थी, लेकिन दुनिया को तब नजर नहीं आती थी। हातिम ने फौरन कहा, तुम तब भी दुनिया की सबसे हसीन लड़की थी, बस दुनिया को देखने की आदत नहीं थी। बेटी ने पूछा, अब्बू, अगर हम आप पर नहीं गए तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? हातिम ने कहकर लगा, मुझे फख्र है कि तुम मुझ पर नहीं गए। तुम पर वो रंग है जो मोहब्बत से रोशनी होता है। मैंने अम्मा को देखा, जो कोने में बैठी दोनों बच्चों को दुआएं दे रही थी। उनकी आंखों में सुकून था, जैसे बरसों की थकान आज उतर गई हो। मैं उनके पास गई और हाथ थाम कर कहा, अम्मा, जो कुछ आज मेरे पास है वो आपके सब्र का नतीजा है। अगर आपने मुझे हारने दिया होता तो आज ये सब ना होता। अम्मा ने आयशा से जवाब दिया, और अगर तू हार जाती तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। तू मेरी जीत है हुरिया। रात के खाने के बाद हातिम ने कहा, चलो बच्चों को लेकर बाहर चलते हैं, मौसम अच्छा है। हम सब बाहर निकले। हवा में हल्की खनकी थी, आसमान साफ, सितारे रोशन। हम एक पार्क में बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे। अम्मा हल्की आवाज में तस्बीह पढ़ रही थी, और मैं हातिम के साथ एक बेंच पर बैठी थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, ए दुनिया जिसने मुझे रुस्वा किया था, आज देख मैं वही हूँ, लेकिन अब सुरखुरो, मेरी इज्जत, मेरा मकाम मेरे साथ है। हातिम ने मेरा हाथ थामा। क्या सोच रही हो? मैंने कहा, ये सब, ये लम्हा, ये जिंदगी कभी ख्वाब थी। हातिम ने मुस्कुरा कर कहा, और अब ये तुम्हारे नसीब का सूरज है जो कभी ग़रूब नहीं होगा। मैंने बच्चों की तरफ देखा, जिनकी हंसी हवा में घुल रही थी, और दिल ने गवाही दी, मेरी जिंदगी मुकम्मल है, खूबसूरत है और महफूज है। ये वो मकाम था जहाँ पहुंचकर हम जख्म की कीमत समझ आती है। और मैं जानती थी, दुआ, सब्र और सच्चाई कभी ज़ाया नहीं जाती।
हातिम के कंधे से टेक लगाकर मैंने आंखें बंद की और पहली बार दिल से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह।